गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में। पीछे वाले वीडियो में आपने विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझा था कि कानून किस प्रकार से बनता है। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया में आपने देखा था कि पहले आपके साधारण विधेयक होता है, उसके बाद विधेयक के 3 वाचक होते हैं और फिर बाद में उसे दूसरे सदन में रखा जाता है और दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक होती है और फिर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद उसे लागू कर दिया जाता है। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला आपके लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है, लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन। ठीक है, इन दोनों को आप ऐसे भी बोल सकते हो, संसद का गठन, संसद का गठन, तीनों चीजें एक ही है। इसी पार्ट में आपने पीछे ये संसद का गठन तो पढ़ ही चुके हो आप। ठीक है, अब कई बार प्रश्न ऐसा आता है जैसे लोकसभा गठन को समझाओ। अगर आपने लोकसभा के गठन को समझ लिया तो राज्यसभा के गठन को भी आप आसानी से समझ पाओगे और दोनों को मिला करके, क्योंकि दोनों संसद के सदन है, दोनों को मिलाकर अगर आप यहां लिख देते हो तो ये संसद का गठन बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संसद के ये दोनों क्या है, सदन है। तो लोकसभा और राज्यसभा का गठन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, संसद का गठन बन जाता है। ठीक है, तो गठन के बारे में सबसे पहले एक चीज और आपके सामने आ जाएगी कि जब आप लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ोगे तो दोनों के बीच अंतर भी आपके सामने नजर आ जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले लोकसभा के गठन के बारे में मैं सामान्य बात बता दूं आपको। नंबर 1, लोकसभा क्या है? लोकसभा का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में हुआ है। अनुच्छेद 81, लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार किया गया है। ठीक है, इसी चीज को अगर हम बोलेंगे राज्यसभा में ये हो जाएगा कितना, अनुच्छेद 80। इस लाइन को आप कैसे लिखोगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है। ठीक है, एक अंतर हो गया, यानी लोकसभा गठन अनुच्छेद 81 के तहत हुआ है, राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है और संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत हुआ है। तीनों को साथ में आज देखने का मजा आएगा आपको। ठीक है, वीडियो भी समझ में आ जाएगा। नंबर 2, लोकसभा को अपन कहते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, उच्च सदन है। ठीक है, तीसरी बात, लोकसभा को अपन लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन, जबकि राज्यसभा को नहीं कहते लोकप्रिय सदन। क्यों? लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जनता जो है वो भाग लेती है प्रत्यक्ष रूप से, जबकि राज्यसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जब अपन भाग लेंगे, हम अपने सांसद खुद चुनेंगे, अपना प्रधानमंत्री खुद चुनेंगे, तो लोगों में उत्साह होता है, मतदाताओं में। इसलिए लोकसभा का चुनाव लोकप्रिय होता है, लोकसभा लोकप्रिय सदन माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लोकसभा जो है वो स्थायी सदन है, अस्थायी सदन। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। क्यों है? क्योंकि इस लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति से कभी भी भंग कर सकता है। हालांकि कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति से भंग कर सकता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कारण कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीजें, नॉर्मल जानकारी आपकी इसमें हो जाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये लोकसभा प्रथम सदन है। ठीक है, और यहां आप लिख सकते हो ये द्वितीय सदन है। तो अंतर हो गया आपके कितने? 4। ये तो सामान्य से अंतर है। ठीक है, लोकसभा 81 अनुच्छेद के तहत गठित हुई है, राज्यसभा 80 के तहत और संसद 79 के तहत। ठीक है,
उसके बाद लोकसभा निम्न सदन है, इसको प्रथम सदन भी बोलते हैं, ये उच्च सदन है, इसको द्वितीय सदन भी बोलते हैं। उसके बाद ये लोकप्रिय है, ये नहीं है, ये अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है। अब मेन चीज आती है आपकी यहाँ से 5 नंबर के बाद में फिर से आपके 1 नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे आप 5 नंबर भी डाल सकते हो। अब जो पॉइंट लिखूंगा मैं, वो पॉइंट आपके इसमें भी काम आएंगे, इसमें भी और इसमें, तीनों में काम आएंगे। ये तो सामान्य परिचय जैसी बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा के गठन में सबसे पहले मैं बात करता हूँ सदस्य संख्या की। सदस्य संख्या, दूसरा पॉइंट मैं लेता हूं यहां पे निर्वाचन, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है यहां पे मैं लिख देता हूं आपके कार्यकाल। पांचवा पॉइंट गठन में, चौथा पॉइंट आपके गठन में दोनों में आएगा, ये पॉइंट दोनों प्रश्नों में काम आएगा। निर्वाचन गठन में होता है पदाधिकारी, और नंबर 5 पे है अधिवेशन, और नंबर 6 पे आपके आ जाता है, इतने ही है शायद, इतने ही, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो आपकी सदस्य संख्या है, निर्वाचन है, कार्यकाल है, इसके अलावा पदाधिकारी है, इसके अलावा अधिवेशन है, ये पॉइंट आपके सब में इस लोकसभा गठन में भी काम आएंगे और राज्यसभा गठन में भी काम आएंगे। सबसे पहले बात करें अपन लोकसभा में सदस्य संख्या। लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम होती है 552 और वर्तमान में है 545, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? 552 का मतलब क्या है? 552 का डिवाइडेशन ऐसे है कि इसमें 530 प्लस 20 प्लस 2 ये सदस्य, यानी ये 530 सदस्य जो है वो विभिन्न जनता के द्वारा क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करती है, ठीक है, वैश्विक मताधिकार के आधार पर, ठीक है। उसके बाद 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, ये भी जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी 530 सदस्य जनता के विभिन्न राज्यों से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 20 जो सदस्य अपने जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वहां की जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य, और ये 2 कौन होते हैं? ये होते हैं आंग्ल भारतीय। कौन है? आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को यहां लिखूं तो वर्तमान में ये स्थिति कैसी है? ये तो 552 का बता रखा है डिवाइडेशन, अब 545 है वर्तमान में, तो इनका डिवाइड कैसे होगा? इनका 530 तो 530 ही रहेगा, और 20 की जगह यहां कम हो जाएंगे, कितने? 7 कम हो जाएंगे, तो ये बच जाएंगे 13 प्लस 2 की जगह 2 रहेंगे। यानी कहने का मतलब यही है कि 530 जनता के द्वारा विभिन्न राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए हैं, 13 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए होते हैं, 2 जो है राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के चुने हुए होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके सदस्यों की संख्या। अब आगे चलो, ऐसा ही अपन लेते हैं यहाँ पे लोकसभा में। लोकसभा में क्या है? लोकसभा में वही अधिकतम संख्या होती है 250, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 है, ठीक है। अब इनका डिवाइड करो, ये कैसे डिवाइड हुआ है? ये है 238 प्लस 12, ठीक है, और इसका डिवाइड है, इसका डिवाइड ऐसे हो जाएगा, इनमें से कम हो जाएंगे कितने? 5 कम हुए ना यहाँ पे, 50 में 5 कम हो गए, तो 233 प्लस 12 बराबर हो गए 245, 238 प्लस 12 हो गए 250।
अब ये 238 जो सदस्य हैं वो कौन है? 238 जो है वो देश की विभिन्न राज्यों की विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित है। कौन सी? ये यानी चलो आगे बता देते हैं। देश 238 जो सदस्य हैं वो देश की विधान मंडलें जो है, विभिन्न राज्यों की विधान सभाएं या विधान मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। उसके बाद 2 सदस्य जो है ये यहाँ पे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। यहां समझ में आ गया? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य। ये कौन होते हैं 12 सदस्य? कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है और वो कौन है? तो ये 12 सदस्य कौन है? ये तो आंध्र भारतीय है 2 सदस्य। तो ये होते हैं कला, विज्ञान, साहित्य या फिर राजनीति या फिर खेल जगत में या फिल्म की दुनिया में विशेष ख्याति प्राप्त लोग होते हैं। जैसे आपको पता है सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ठीक है। इसके अलावा लता मंगेशकर को बनाया गया। लता मंगेशकर संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, औरत है। सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति देश के ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में चुनता है जो विशेष क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त होता है, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, राजनीति में या खेल में या संगीत की दुनिया में ख्याति प्राप्त लोगों को चुना जाता है। ठीक है। अब ये हो जाएंगे 233 वही है विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित है और 12 ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन जो है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। यानी प्रत्यक्ष का मतलब है वयस्क मताधिकार। यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर करती है, जबकि राज्यसभा का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से यानी लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष है। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल की बात करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन इसे राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। और ऐसा 9 बार हो चुका है अब तक। कितनी बार लोकसभा भंग हो चुकी है? 9 बार हो चुकी है। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष का। कितना है? 6 वर्ष का। ये भी एक अंतर है। लेकिन इसके 2/3 सदस्य जो है वो 2 वर्ष के बाद अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि संपूर्ण राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि प्रति सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। ठीक है। यानी 2/3 टोटल सदस्य 245 में से मान लो कि 2/3 सदस्य कितने आते हैं? 245 का 2/3 कितने होते हैं? वो 2 वर्ष के बाद हट जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, फिर वो 2 वर्ष के बाद चलेंगे, फिर वो हट जाएंगे, फिर वो नए आ जाएगा। ठीक है। ऐसे सिस्टम चलता है। उसके बाद है पदाधिकारी। लोकसभा में पदाधिकारी 2 होते हैं। एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। यानी लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है, कार्यकाल से पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है। यानी सदस्य जो लोकसभा के सदस्य हैं ना, जिन्होंने उनको चुना है,
वही सदस्य क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इनको पद से हटा भी सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में होता है पदाधिकारी एक सभापति और दूसरा उप सभापति, यानी लोकसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? कई बार बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि उपराज्यपाल का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ध्यान रखना। ठीक है, राज्य सभापति का कार्यकाल 5 साल का है, जबकि इनका 6 साल का है। इनको पद से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद है अधिवेशन। लोकसभा का जो अधिवेशन है वो एक और दूसरा अधिवेशन होता है। इन दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर लोकसभा की बैठक नहीं होती है तो फिर अध्यादेश जारी कर देता है राष्ट्रपति। यहाँ पर भी 6 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लोकसभा और राज्यसभा के गठन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज और रह जाती है आपकी, यहाँ एक प्रश्न निकल के आता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य क्या है। लोकसभा अध्यक्ष का काम वही है जो क्लास में एक टीचर का होता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्लास में आया टीचर, तो आते ही पहले क्लास में शांति बनाता है, अनुशासन बनाता है, क्लास की कार्यवाही संचालित होती है, वही उस क्लास की वो मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, किसी लड़के को बोलने की अनुमति देना है, कोई प्रश्न ऐसा आपके सामने डाल देता है बच्चों के सामने जिसपे आप विचार विमर्श कर सकते हो, तो बिल्कुल वो कार्य अध्यक्ष हैं। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सबसे पहला उसका काम है वो सदन की कार्यवाही संचालित करेगा, दूसरा सदस्यों को बोलने की अनुमति देगा, तीसरा सदन के सदस्यों के बीच वाद विवाद करवाता है, और चौथा काम है किसी भी विषय पर समान मत आ जाता है। कई बार वोटिंग होती है ना, तो वोटिंग में जैसे जिसमें 50 आदमी है, 25 एक तरफ हो गए, 25 एक तरफ हो गए, तो फैसला नहीं माना, एक उसका वोट होता है, वो जिस तरफ वोट दे देता है वो बहुमत में आ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टाई मत। क्या बोलते हैं? टाई मत या निर्णायक मत। तो लोकसभा अध्यक्ष को समान मत आने पर टाई मत देने का, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इसके अलावा सदन में अध्यक्ष जो है वो सदन की बैठक बुलाता है और उसे स्थगित भी करता है। इसके अलावा दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक होती है, विधि निर्माण में बताया था ना मैंने, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी वही करता है। ठीक है, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला भी अध्यक्ष ही करता है, और दल बदल करने वाले सदस्यों को वो सदन से बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा सदन में शांति बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना भी अध्यक्ष के ही काम होते हैं। और इसके बाद आपके पर्सनल लॉ बोर्ड रह जाता है। एक शब्द आया है आपके पर्सनल लॉ बोर्ड। कई बार आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान जो होते हैं यानी धर्म विशेष में होते हैं, यानी देश में मुस्लिम और ईसाई जो लोग हैं उनको अपने धार्मिक और सामाजिक कानून बनाने का अधिकार है। इसमें संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे मुसलमानों के कोई काम होता है या फिर ईसाइयों में कोई काम होता है तो वो अपने धार्मिक और समाज के कानून खुद बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 तलाक वाला था, बुर्का वाला है, तो ये हटाए तो हटाए, नहीं हटाए तो नहीं हटा सकता। ठीक है, तो इसमें संसद कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन धर्मों के लोगों को यह अधिकार है कि वे अपने कानून स्वयं बनाए, इसलिए उनको पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता सकते हो, और आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीका इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहते हो तो इसको उतार भी सकते हो ताकि आप आसानी से अंतर भी देख सके। इसमें लोकसभा का गठन भी आ गया, राज्यसभा का भी आ गया और संसद का गठन भी आ जाता। ठीक है, धन्यवाद। आपने शांति बनाए रखी, वीडियो को देखा, इसके लिए उतार लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, वो है 7वां बिंदु, सदस्यों की योग्यता। यानी लोकसभा के अंतर्गत और राज्यसभा में सदस्यों की सेम ही योग्यता है। भारत का नागरिक होता है, दोनों में होना चाहिए। भारत का नागरिक, लोकसभा की यह है कि भारत में नागरिक, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा में यह है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, लोकसभा में आएगा पागल और दिवालिया घोषित न हो, उसमें भी आ जाएगा पागल और दिवालिया घोषित न हो। किसी लाभ के पद पर नहीं हो, उसमें भी आ जाएगा किसी लाभ के पद में न हो। दोनों का सेम, अंतर सिर्फ इतना ही है कि लोकसभा के अंतर्गत योग्यता होती है 25 वर्ष, यानी उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, और राज्यसभा में आती है 30 वर्ष से कम न। ये अंतर आपका एक और है कि लोकसभा के सदस्यों के बीच और राज्यसभा के सदस्यों के बीच योग्यता क्या है। कल अपन बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। पार्टी पूरा हो गया।